नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम ऐसी खबरें आपको दिखाते हैं, ऐसी खबरें आपको बताते हैं, समझाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। ऐसी खबरें जो न्यूज़ चैनल की सुर्खियां नहीं बनती, सोशल मीडिया पर भी इनकी चर्चा नहीं होती। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। वो खबरें जो आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें हैं। और आज खबरों का विश्लेषण करने के लिए देश के फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट सिद्धार्थ जराबी मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, अब 38,900 करोड़ की रक्षा सौदों की खरीदी को मंजूरी दे दी है सरकार ने। 33 फाइटर जेट्स आएंगे, 550 मिसाइल्स आएंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अब खबर है, और ये मैं आगे बताऊंगा कि ये सबसे बड़ी खबर क्यों है। इसके अलावा आरबीआई अब हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स जो हैं उनके लिए और टूरिज्म के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकता है। और ये ऐलान किस शक्ल में होगा ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। इसके अलावा H1B वीजा की भी मैं बात करूंगा। अब उस पर बैन लग गया है और चुनावी मौसम है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने, वो रिपब्लिकन हैं, समझिए आप इस बात को, दो पार्टियां हैं वहां पर बड़ी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। अब डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है, उन्होंने बैन लगा दिया। डेमोक्रेट के जो उम्मीदवार हैं, जो बिदेन, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं आते ही पहले दिन ये बैन हटा दूंगा। और भारतीय ट्रेडिशनली, परंपरागत तौर पर वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करते हैं, वो रिपब्लिकन्स को वोट नहीं करते हैं। आर्थिक लिहाज से इस ऐलान, इस चुनावी घोषणा के क्या मायने और अमेरिका में राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत जो ये फ्लाइट्स, अभी और बाकी देशों की फ्लाइट तो भारत आ नहीं सकती, ना भारत से लोगों को विदेश ले जा सकती हैं। वंदे भारत फ्लाइट्स चल रही हैं और इसके रेट्स की मैंने बात की थी। अब रेट्स में ज़बरदस्त गिरावट भी की गई है। इसके अलावा एक ड्राफ्ट ई कॉम पॉलिसी आई है और इसमें डेटा स्टोरेज, ये बहुत सारी बातें आपको फ्रेंच और चाइनीज़ और जर्मन लगेंगी। इस नई नीति के मायने क्या हैं और ये कहीं ना कहीं 59 ऐप्स पर जो बैन कर दिया है, अब एप्पल वगैरह ने वो ऐप्स हटा दिए अपने फ़ोन से, इसके मायने क्या हैं, सरल भाषा में सिद्धार्थ समझाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ, पहली खबर, साइटिंग डिफेंस ऑफ बॉर्डर्स, गवर्नमेंट क्लियर्स परचेज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट मिसाइल्स। 38,900 करोड़ का ये है। एक और अखबार ने हेडलाइन ली है, डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स परचेजेस ऑफ 33 फाइटर जेट्स, 550 मिसाइल्स। तो संदीप जी, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है चीन ने जब से आंखें तरेरी हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछला बजट जो पास हुआ था 1962 के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे कम बजट रखा गया एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। तो इस संकट काल में सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन 38,900 करोड़ की खरीदी भी की जा रही है। इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, संदीप, आपके ही शो पे पहले भी हमने कहा था कि जो इस वित्तीय वर्ष का बजट फरवरी में पेश किया गया था, वो बजट अब इतिहास है। उस बजट के बड़े बड़े जो मसौदे थे, प्रावधान थे, एक्सपेंडिचर एलोकेशंस थी, डेफिसिट की प्रोजेक्शंस थी, आज उन सब का कोई मैं मानता हूं बहुत हद तक लेना देना नहीं रहा है वस्तु स्थिति के लिए। इसलिए पैसा सरकार ने जो इन प्रोजेक्ट्स और इन डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किया गया है, ये काफी समय से प्रोसेस में थी। ये डिसीजन मेकिंग, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ये निर्णय लिए हैं। हाँ, और ये मैं मानता हूं कि इसके लिए पैसा आपको ध्यान रखना होगा कि शायद यकमुश्त नहीं जाएगा, एक साथ नहीं देना पड़ेगा ये सारा पैसा। कई बारी डिलीवरी लिंक्ड, माइलस्टोन लिंक्ड पेमेंट्स होती हैं, तो बजटरी इंपैक्ट इस परचेज का बहुत बड़ा मैं नहीं मानता हूं। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी संकेत दिया है कि एक बड़ी मात्रा में अभी पैसा जो हम बोरो कर रही है केंद्र सरकार कोरोना के आने के बाद, तो एक प्रकार से जितना
बजटरी प्रावधान डिफेंस के लिए बढ़ना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है। और मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 6 माह में आप देखेंगे कि और कई बड़े पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पे फैसला लिया जा सकता हम है। जब मुसीबत आती है, देखिए सिद्धार्थ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के अलावा फौजी बैकग्राउंड से भी आते हैं। हमारे देश में दिक्कत यह है क्या, जब मुसीबत आती है तब हम जागते हैं। रफाल पर देखिए कितनी राजनीति हुई 2019 के चुनाव से पहले कि देश में फाइटर प्लेन्स की कमी है। अब 33 और खरीदेंगे, 21 मिग 29, 12 सुखोए 30 MKI, 550 हम मिसाइल्स भी खरीदेंगे। तो यानी कि हम अंडर स्टाफ्ड, जो एक शब्द होता है ना, अंडर आर्म्ड थे। ये हम मुसीबत के समय में ये याद क्यों आता है हमारे देश में? ये एक समस्या है क्या हमारी? ये बिल्कुल संदीप, आप इस विषय को बिल्कुल सही उठा रहे हैं। और आप अगर देखें, और मैं अभी भी इस बात के लिए थोड़ा अपने ट्विटर अकाउंट को नहीं प्रमोट कर रहा हूं, पर अगर लोग मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं एस जराबी पे अभी भी, तो आप देखेंगे जो मेरा एक पिन्ड ट्वीट है, वो मैंने एक छोटी सी एक कहानी लिखी है कि किस प्रकार से इस LAC क्षेत्र में, लद्दाख में, और उस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं जगह नहीं ले रहा हूं, जहां पे एक टेस्ट सिस्टम लगा था जो करीब 15 से 20 किलोमीटर गहराई तक चाइनीज टेरिटरी में झांक पाता था और बिल्कुल रियल टाइम लाइव इंफॉर्मेशन, पिक्चर और वीडियो दे रहा था ITBP को। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें करीब 2-3 दर्जन कैमरा लगने थे। इसको रोक के एक कैमरा पे लाके छोड़ दिया गया है और मैंने उसकी एक्चुअल फोटोग्राफ्स वहां डाली हुई है। ये एक बड़ा संकेत बताता है कि ऐसी फॉरवर्ड लोकेशन में जहां पे इतनी सेंसिटिव स्थिति है, वहां पे भी प्रोक्योरमेंट कैपिटल इक्विपमेंट की ठीक से हो नहीं पाई है। और इसके पीछे 2 कारण हैं जो बार बार कई वर्षों से कितनी ही कमिटीज के रिपोर्ट्स भी आए, और आपको याद होगा जो भूतपूर्व दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे, उन्होंने इस पे काफी बड़े प्रयास किए थे। एक है प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, जो टाइमलाइन लगती है, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। दूसरा है जो हमारी फौजें हैं, कई बारी उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत हाई लेवल की होती हैं, एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की होती हैं, और वो स्पेसिफिकेशंस मीट करने के चक्कर में बहुत समय निकल जाता है। और उससे पहले आपको याद होगा इतिहास में कि इन स्पेसिफिकेशंस में इनको सेट करने में काफी खेल होते हैं। हाँ, तो ये दूसरा कारण था डिले का। और तीसरा कारण पैसे का, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कमी का हर समय रहा है। और पैसा अभी है नहीं। तो आपने बड़ा सही वो समझाया है कि अभी स्टैगर्ड तरीके से पैसा दिया जाएगा, ये खरीदी की जा रही है, ज़रूरत भी है, पर मुसीबत में हमें क्यों याद आती है, हम पहले तैयार क्यों नहीं रहते, इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। अब एक और बड़ी खबर, ये सरकार को सोचने की जो बात है ना, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है, ड्राफ्ट ई-कॉम पॉलिसी सीक्स टू सेट अप रेगुलेटर रिस्ट्रिक्ट डेटा स्टोरेज। और यहां पर इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है जिसका मैंने इशारा दिया, एप्पल एंड गूगल रिमूव ऑल 59 एप्स। तो अब सरकार कह रही है हम एक ड्राफ्ट ई-कॉम पॉलिसी, ई कॉमर्स पॉलिसी बनाएंगे और इसमें रेगुलेटर भी होगा, डेटा स्टोरेज कितनी होगी, कंपनीज दैट स्टोर और मिरर इंडियन यूजर्स डेटा ओवरसीज विल बी सब्जेक्ट टू पीरियोडिक ऑडिट्स। अब मतलब ये अपने आप में मुझे हास्यास्पद लगता है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कहेगा आप फिर ये एंटी नेशनल बातें करने लग जाते हैं। आजकल देश विरोधी होना बड़ा आसान हो गया है, कोई भी आपको देशद्रोही कह सकता है। पर ये 59 ऐप जो चल रही थी सिद्धार्थ, अगर दोस्ती यारी चलती रहती, ये झूला डिप्लोमेसी चलती रहती, तो ना तो कोई डेटा चोरी हो रहा था, ना जासूसी हो रही थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, आपका मेरा डेटा सुरक्षित था। आज झगड़ा हो गया तो सब चीजों पर बवाल मच गया है। मतलब कोई हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना पॉलिसी की। पहले चोरी अलाउड थी, अब चोरी अलाउड नहीं करेंगे। संदीप, ये अच्छा प्रश्न पूछा और आपने, और मेरा पहला आंसर ये है कि इस पॉलिसी में भी बहुत देरी हो गई है। हाँ,
ई कॉमर्स ने कितने बड़े जड़ हमारे देश में ले लिए हैं, ये आपको पूरी जानकारी है, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बाहर के विदेश का पैसा खूब सारा लग गया है। आज अमेज़न जैसी कंपनी हमारे देश में एक लीडिंग सिचुएशन में है ई कॉमर्स में, जबकि चाइना ने अपनी कंपनीज को बढ़ावा दिया, बाहर की कंपनीज को नहीं आने दिया। दूसरा जो आपने डेटा सुरक्षा का विषय उठाया, बहुत अच्छा है, और हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब तक ये कंपनीज यहाँ पे खुले आम सर्विसेज दे रही थी तो कोई चेक नहीं था, हाँ। कोई पूछताछ नहीं थी, इतने ऑब्जेक्शनेबल वीडियो डलते थे, उस पे कई बारी भारत सरकार केवल एक चिट्ठी भेज देती थी और उतना ही कर पाती थी। तो ये फेसबुक और ट्विटर और बाकी जो अमेरिकन कंपनीज की जो सर्विसेज हैं, उनमें भी यही डेटा सिक्योरिटी और डेटा स्टोरेज के कंसर्न्स हैं। हाँ। 10 वर्ष पहले, और शायद उससे भी पहले, 10 वर्ष पहले मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि एक डिसीजन लिया गया था, मनमोहन सिंह की सरकार में डिसीजन लिया, और बाद में उन्होंने अमेरिका के दबाव में आके उसको डाइल्यूट कर दिया। वो डिसीजन था कि आप एक प्रकार से सारा डेटा जो है इंडिया में, डिजिटल डेटा, उसको इंडिया में ही स्टोर करें। और ये निर्णय भी हुआ, फैसला भी हुआ, पर इस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। जैसे एक प्रेफरेंशियल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई थी, उसको खुद ही फिर उन्होंने रोल बैक भी कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस विषय पे हमारे देश में सिस्टम में सोच विचार नहीं और हुआ ये है। थोड़ा कई सा लोगों दर्शकों ने को 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं सिद्धार्थ, थोड़ा और सरल कीजिए समझाने के लिए। ये जो डेटा चोरी होती है ना, देखिए आपने सर्वर्स की बात की, इसलिए ये जानकारी आम दर्शक को भी बता दें। उनको नहीं समझ में आता कि ये क्या डेटा चोरी होती है, टिकटॉक से क्या हो जाएगा, या कैम स्कैनर जैसे आजकल बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं फोटो खींचने के लिए, कोई फाइल है। और मुझे किसी ने बताया कि कैम स्कैनर की सेंसिटिव डेटा भी होता क्या है, सर्वर्स लगे हुए हैं चाइना में, और आजकल वो क्लाउड वाला सिस्टम होता है। आपने कोई चीज़, एक फोटो खींची एक दस्तावेज की, आपको लगता है आपने खींची, कैम स्कैनर लेकर खींची है, वो सीधा उसकी एक कॉपी क्लाउड के जरिए सर्वर पहुंच जाती है। यही होता है ना? थोड़ा सरल भाषा में दर्शकों को समझाइए ये बात। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आपने कैम स्कैनर जैसी एप्लीकेशन या कोई इस प्रकार की एक एप्लीकेशन से फोटो खींचा अपनी डिवाइस से, वो आपने लोकली उसको स्टोर किया, ट्रांसमिट किया, व्हाट्सएप से या कहीं पे भेजा है, बट ये एनक्रिप्टेड सर्विसेज नहीं है, और इसकी जो मेन कॉपी है वो एक सर्वर पे स्टोर होती है विदेश में। और मैंने इस चीज को, आप ऐसे समझिए कि अगर आप अपने पासपोर्ट की डिटेल्स को फोटो ले रहे हैं और किसी को भेज रहे हैं, तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर इज गेटिंग लीक्ड। और चाइना में एक सर्वेलेंस स्टेट है। चाइना ने अब यहां तक टेक्नोलॉजी लगाई हुई है कि वो सड़क पे चलते हुए राहगीरों के चेहरों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अपनी डेटाबेस से मैपिंग कर लेते ये हैं। मतलब वही हुआ ना, जैसे गूगल पर आजकल होता है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, और आप ढाबे पर रुक गए। मैं सुखदेव पर नहीं रुकता, मतलब आहूजा पर रुके या पहलवान पर रुके, तो थोड़ी देर बाद आ जाएगा आपके पास मैसेज, हाउ डिड यू लाइक पहलवान ढाबा, वुड यू लाइक टू कम। मतलब आपकी लोकेशन हर जगह वो ट्रैक हो रही है। तो आप कौन है सिद्धार्थ जराबी, उम्र क्या है, बच्चे कितने हैं, बीवी कौन है, परिवार में कितने लोग हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, किस होटल में रहना चाहते हैं, सब जानकारी आपकी जा रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और संदीप, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। लगभग 18-19 वर्ष पहले मैं हिंदुस्तान टाइम्स का टेक्नोलॉजी सेक्शन संभालता था, और वो साप्ताहिक ही एक सेक्शन होता था। और एक बारी हमने एक बड़ी स्टोरी उसमें लिखी कि मोबाइल में जब आपका मोबाइल चुराया जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए क्या व्यवस्था होती है, जो IMEI एक कोड होता है। और उसमें हमने एक छोटी डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ एक सिम और मोबाइल दोनों के कनेक्शन के बारे में लिखी, और मैंने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तब जो कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनसे बात की। और उन्होंने मुझसे एक निवेदन किया कि ये जो पार्ट आपने मेरे से पूछा है, बड़ा अच्छा पार्ट पूछा है, इसको आप अपने स्टोरी में ना लिखें। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं लिखूं?
तो उन्होंने कहा ये मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल हैं जिनको ये नहीं पता, वो ये सोचते हैं कि सिम बदलते रहेंगे बट हैंडसेट सेम यूज कर रहे हैं तो हम बचे हुए हैं। हम ये नहीं बताना चाहते क्रिमिनल्स को कि अगर आप हैंडसेट सेम रख रहे हैं तभी आप पकड़ में आ रहे हैं। तो स्वाभाविक था, मैंने इस विषय पे फिर बहुत डिटेल में नहीं लिखा क्योंकि ये एक चीज थी, पर वो जमाना अब बदल गया है। अब स्वयं हर कोई अपनी पूरी जानकारी मिनट टू मिनट, यानी जो एक कहा जाता है अंग्रेजी में एक लाइन है, दैट योर डिजिटल शैडो इज बिगर देन योर एक्चुअल ओरिजिनल बॉडी। तो आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, आप हर सेकंड डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं। मैं आपके साथ स्काइप पे बात कर रहा हूं, ये परमानेंट रिकॉर्ड एक स्काइप के पास आ गया है कि इस दिन इतने बजे इन दो व्यक्तियों ने बात की। और अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही हो, स्काइप ऐसा नहीं करता है, बट अगर आप कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स करेंगे और सेंसिटिव लोकेशंस में करेंगे तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि बैकएंड पे इस सॉफ्टवेयर में, ऐसी किसी सॉफ्टवेयर में ये पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड। अब मैं इसीलिए लार्जर पॉइंट पर आ रहा हूं, जो कोई नहीं उठा रहा है, कोई अखबार चर्चा नहीं कर रहा है, कोई चैनल चर्चा नहीं कर रहा है। ये 59 ऐप बैन कर दी, बिल्कुल करना चाहिए। चीन हमारे साथ खिलवाड़ करे, हम उनके लिए नोट बनाने का जरिया बन जाए, बिल्कुल ना बने। पर डेटा चोरी तो दरअसल हो रहा है ना। हमारी पॉलिसी क्या है? क्या मैं अपनी जिंदगी, अपनी निजी जिंदगी, अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में चीजें छुपा सकता हूं? हर कंपनी के पास है, वो चाइनीज कंपनी क्या, सबके पास मेरी जानकारी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और फेसबुक के पास है, ट्विटर के पास है, इंस्टाग्राम के पास है, आप जिस सर्विस का नाम ले ले उसके पास है। और हमें मानना चाहिए कि डेटा के मामले में जो फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली बहुत बड़ी एक स्कैंडल हुई थी, बिल्कुल, और अमेरिका में जिस प्रकार से फेसबुक को लेके बहुत बड़े सवाल उठे हैं कि जो वहां के चुनाव में ये माना जा रहा है कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे कई लोगों ने मैनिपुलेशन की, इसको ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष में जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल हो रहे हैं। और संदीप, एक बड़ा हमें कंसर्न याद रखना चाहिए, हमारा देश टॉप के 10-15 करोड़ लोगों का देश नहीं है। जो टॉप की क्रीम है 10-15 करोड़ लोग, उससे नीचे एक देश है जो असली भारत है, जहां पे व्यक्ति शायद पूरी तरीके से लिटरेट भी नहीं है, बट फोन पे, यूट्यूब पे, ऐसी एप्स पे कई सारी चीजें कर रहा है। उसको अपनी सुरक्षा के विषय में जानकारी भी नहीं है, वो अनभिज्ञ है, उसे ये किसी ने बताया नहीं है कि अपना बर्थडे, टाइम, अपना नाम, अपना स्थान क्यों आपको प्राइवेट रखना है। गांव देहात में आपको पता है प्राइवेसी का क्या मतलब होता है। कोई प्राइवेसी, मैं इसीलिए कह रहा हूं इसे चाइना स्पेसिफिक ना बनाकर हमारी निजता जो है, हमारी प्राइवेसी जो है, हमारा डेटा जो है, उसे सुरक्षित रखने के लिए एक मुकम्मल पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को। गलत तो नहीं कह रहा सिद्धार्थ? बिल्कुल। और ये समय आ चुका है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री डेटा पॉलिसी बनाएं, जिसमें डेटा शेयरिंग, और अगर उसका लीकेज हो तो उसके लिए आपको क्या मुआवजा मिले। आप देखते हो पेटीएम पे चोरी हो गई, बैंक्स में चोरी हो गई। पेटीएम का तो आजकल जिक्र ही नहीं हो रहा, पेटीएम में भी तो चीनी पैसा लगा हुआ है। हाँ जी, तो ऐसे सारे जहां पे भी आप डेटा शेयर करते हैं, और अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन करनी पड़ रही है, आज कोरोना के कारण लोग घर बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पे काम चल रहा है, यूपीआई यूज हो रहा है, तो अगर आपका डेटा मिसप्लेस होता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो भैया आपकी कोई तो सुनवाई होनी चाहिए। और बिल्कुल, और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हमने बड़े तफसील से, ये बहुत अहम खबर है जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है, बस चीन के खतरे को लेकर 59 ऐप बंद कर दी, बैन कर दी। लेकिन हमारा डेटा, हमारी प्राइवेसी पर सरकार को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। और आपने फेसबुक एनालिटिका का जिक्र कर दिया, अमेरिका का जिक्र कर दिया, वहीं से जुड़ी खबर, लेकिन भारत पर सीधा इंपैक्ट है। H1B वीजा पर बैन लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो चुनावी रणनीति है कि भैया अपने लोगों को नौकरी दूंगा, ये बाहर वाले ना आए, और इसमें इंडियन सबसे ज्यादा तादाद में है। अब उनके जो प्रतिद्वंदी हैं डेमोक्रेट जो बिडेन, वो कह रहे हैं विल क्वॉश H1B बैन, बोल्स्टर टाइज विद इंडिया, कि पहले दिन आते ही ये बैन हटा दूंगा। और मैंने शुरुआत में बताया, भारतीय परंपरागत तौर पर जो अमेरिका में रहते हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं। पिछले साल टेक्सास ह्यूस्टन में गए प्रधानमंत्री मोदी,
और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बता दिया, इशारा ये कर दिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को आप वोट करिए। तो ये आर्थिक लिहाज से भारत के हिसाब से क्या खबर है, और राजनीतिक लिहाज से अमेरिका के लिए कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये हर चुनाव से पहले और पिछले 5 चुनाव जो अमेरिका में हुए हैं, अगर आप ये इतिहास देखेंगे तो H1B वीजा और H1B से पहले भी जो बाकी ग्रीन कार्ड और उसको लेके ये 1995, 97, 2000 से जब से बेसिकली ये सारा Y2K के बाद एक बहुत बड़ा उछाल आया इंडियंस का जाने में, ये हर हमेशा होता रहा है। अमेरिका में चुनाव को शायद 110, 108 दिन शायद बचे हुए हैं। इसको हमने केवल राजनीतिक और चुनाव की दृष्टि से, जैसे आपने सही कहा, जो बात आपने पकड़ी वही है। पिछले 20 वर्षों में हर चुनाव से पहले अमेरिका में ये एक इशू है, और जो राष्ट्रपति ट्रंप है, इनकी कोर बेस को तो ये बहुत ही ज्यादा लुभावना एक इशू है। जो डेमोक्रेट्स ने इस इशू को उठाया है वो भी एक प्रकार से चुनाव की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि लगभग 100-110 दिन बचे हुए हैं जो अमेरिका में चुनाव होना है। अभी जो वाकई में एक स्थिति है, जो इकोनॉमी की शेप है अमेरिका में और इंडिया में, तो मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ा अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में और उसको लेके सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा अगले 6 महीने में आउटलुक वैसे भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। और चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा क्लियर है कि अगर रिपब्लिकन्स और ट्रंप वापस आते हैं तो ये विषय हट जाएगा, और डेमोक्रेट्स ने इस विषय को उठाया है तो वो वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। महज चुनावी स्लोगनेरिंग है, उससे ज्यादा इस समय पे इस चीज से पर जो कोई भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, आप कुछ शिफ्ट देख रहे हैं? मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की ये तथाकथित जो दोस्ती, में तथाकथित शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो दिखता है वैसा होता नहीं है पीछे। क्या इंडियन डायस्पोरा अपनी परंपरागत डेमोक्रेटिक लीनिंग से थोड़ा रिपब्लिकन भी होता दिख रहा है आपको? मुझे इसकी बहुत गहरी जानकारी नहीं है, पर मैं जरूर एक विषय में क्लियर हूं कि जिस प्रकार से अभी अमेरिका के साथ एक कूटनीतिक स्तर पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारी रिलेशनशिप है, तो जो इंडियन डायस्पोरा है वो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा। और मैंने ये भी देखा है कि करंटली जो चाइना और पाकिस्तान को लेके इंडियन डायस्पोरा हमारा अमेरिका में वरीड है, तो उन्होंने ये नोट जरूर किया होगा कि किस प्रकार से ट्रंप प्रशासन ने भारत का पिछले दिनों में समर्थन किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अभी चुनाव में बुलबुले वहां पे आएंगे, बट चुनाव के बाद स्थिति क्लियर होगी। अगर ट्रंप वापस आते हैं तो आप डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करें कि इंडिया और यूएस की मिलिट्री लेवल पे और एक दो स्पेसिफिक सेक्टर्स में रिलेशनशिप काफी गहरी हो सकती है। अब थोड़ा रैपिड फायर करते हैं, क्योंकि आज हमने थोड़ा डेटा चोरी पर तफसील से लोगों को समझाया, तो मैं छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा। एक बड़ी खबर बहुत छोटे अंदाज में लिखी है, पर खबर बड़ी है। आरबीआई पैकेज फॉर हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म लाइकली। सबसे ज्यादा मार कोरोना काल में अगर किसी को पड़ी है वो होटल्स और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ा है। आप टूरिस्ट ऑपरेटर हों, आपके होटल्स हों, रिजॉर्ट्स हों, कैंपिंग साइट हों, एयरलाइंस भी इसमें मैं जोड़ देता हूं, और बाकी होटल्स जो बाकायदा होटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मार झेल रही है। तो ये पैकेज की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये पैकेज कैसा होगा अगर होता भी है तो? देखिए, क्योंकि अभी तक सरकार ने अपने बजट से किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल मॉनेटरी टाइप का एक पैकेज दे सकता है। और जो सीधा सीधा इसमें से संकेत मिल सकता है दो प्रकार का। एक, जो वहां पे बैड डेट हो रहा है, जो कर्जे लोग अपने पूरे चुका नहीं पा रहे हैं इस सेक्टर में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो उस पे कुछ रियायत मिले, 3-6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष और मिले पैसा वो लौटाने के लिए, जो अपना उनका कर्जा है, जो लोन्स की सर्विसिंग करनी है। दूसरा, नए लोन्स जो चाहिए अपनी बिजनेस को वापस खड़ा करने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, जो हमने अमेरिका में एक प्रकार का उसमें प्रोग्राम देखा, तो अगर उसका उदाहरण लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या सस्ती दरों पे
नए वर्किंग कैपिटल के लोन्स इस सेक्टर को देगा। क्योंकि समस्या क्या है इस सेक्टर में, अभी ग्राहक नहीं है। देखिए ये बिजनेसेस चल रही थी, यहाँ पे ग्राहक आ रहे थे, ये सामान खरीद रहे थे, सामान को प्रोसेस करके बेच रहे थे, अपने होटल्स में कमरे रख रहे थे, स्टाफ था, एक साइकिल था, एक इकोसिस्टम था। ये इकोसिस्टम ब्रेक हो गया है क्योंकि ग्राहक नहीं है। तो इनको 3 से 6 महीने तक अगर सपोर्ट दिया जाए तो जब तक ग्राहक वापस आएगा ये वापस चल पड़ेंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट है लोगों की आवाजाही पे। और अगर ये सपोर्ट नहीं दिया गया तो ये डूब जाएंगे, और डूबने के कारण आप देखिए एक बारी जब ये बैठ जाएंगे तो इनको वापस खड़ा करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए रिजर्व बैंक अगर इसको स्टेप ले रहा है तो ये मॉनेटरी रिलीफ की तरफ एक संकेत है। मॉनेटरी रिलीफ ही आएगा, फिस्कल पुश अभी भी दूर की कौड़ी दिख रहा है क्योंकि पैसे की कमी है। अब एक खबर आम आदमी से जुड़ी हुई, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है, आज बड़ी खबर है ये। इफ बायर ऑप्ट्स आउट, बिल्डर मस्ट रिफंड मोस्ट अमाउंट, कैन रिटेन जस्ट अर्नेस्ट मनी, कंज्यूमर बॉडी। अब ये कंज्यूमर बॉडी ये बड़ा अहम हो जाता है। ये नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन एनसीडीआरसी जो है वो ये कह रहा है कि फ़र्ज़ कीजिए सिद्धार्थ, आपने कोई फ्लैट बुक कराया और आपने पैसा दे दिया और बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो बनने में टाइम लग रहा है, या मैं अब ये फ्लैट नहीं चाहता हूँ, तो आप पैसा वापस ले सकते हैं। सिर्फ जो अर्नेस्ट अमाउंट आपने शुरू में 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख रुपए जो दिए थे, उसके अलावा बाकी पैसा आप ले सकते हैं। इसे कितना बड़ा फैसला मानेंगे? और ये एनसीडीआरसी का फैसला है, दरअसल इसे मानेंगे भी क्या रियल एस्टेट वाले? देखिए संदीप, ऐसी प्रैक्टिस ऑलरेडी थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जब गोल्डन डेज थे रियल एस्टेट के। और लोगों को ध्यान में होगा कि आज फ्लैट खरीदते थे और 1 महीने बाद ऑफर मिलता था कि 10 लाख रेट बढ़ गई, आप बेच दीजिए। 2 महीने बाद 20 लाख रेट बढ़ जाती थी, 6 महीने बाद 30 लाख बढ़ जाती थी। तो वो अब जमाने गए हैं। तब एग्जिस्टिंग बायर एग्जिट करते रहता था, बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये मॉडल था कि आप पहले आइए, आपको इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स मिलेंगी। वो मॉडल इसलिए टूटा है क्योंकि अब रियल एस्टेट की कमर टूट गई है। वो आरबीआई ने, रघुराम राजन जी ने और उसके आसपास बाकी नीतियों ने जो उनकी कमर तोड़ी वो पूरी टूट गई, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में खुद भी बहुत सारे घोटाले हो गए। अब रेरा और बाकी शिकंजे उन पे इतने टाइट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली, यूनिटेक और बाकी केसेस में, जेपी में जो भी हुआ है वो आपने देखा ही है। तो अब ये स्थिति है क्योंकि रियल एस्टेट वालों के पास पैसा नहीं है, तो वो पैसा ही नहीं दे रहे थे लोगों को जो एग्जिट करना चाह रहे थे। अब इस प्रावधान से कम ये होगा कि शायद अगर 100 रुपए आपने कमिट किए थे और उसमें से 30-40 दे दिए थे, तो 30-40 में से 20-25 या 30 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। एक अच्छी पहल है। अब इस पे लिटिगेशन क्या होगी ये मैं नहीं कह सकता हूं, बट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट कंपनी को नुकसान है, उसका फ्लैट तो है, वो किसी और को बेच सकता है, किसी और को बेच सकता है। पर अभी इसमें लीगल बैटल्स बहुत होंगे, मतलब इससे खुशी की लहर दौड़ जाए, इतनी जल्दबाजी भी ना कीजिएगा। अब एक और खबर, वंदे भारत फेज स्लैश्ड फॉर यूएस एंड कनाडा। ये खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि देखिए अभी विदेशी कंपनियां तो अपने विमान यहाँ पर नहीं भेज सकती हैं और एयरलाइंस को अलाउड नहीं है। एयर इंडिया चला रहा है उसे वंदे भारत। दरअसल ये राहत के लिए चली थी ये फ्लाइट्स कि भाई भारतीय फंसे हुए हैं बाहर से, वो भारत आना चाहते हैं तो एयर इंडिया उन्हें लेकर आएगी। पर हो क्या रहा था कि फ्लाइट की टिकट दुगनी हो गई थी। अब दिल्ली लंदन या दिल्ली न्यूयॉर्क 1 लाख रुपए की फ्लाइट हो गई थी, और मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, वन वे टिकट की बात। रिटर्न होता था 1 लाख। अब खबर क्या है कि एयर इंडिया स्पेशल फ्लाइट्स बिकम चीपर बाय 25 to 45%। न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट अब 75,000 रुपए की है जो पहले 1 लाख रुपए थी। टोरंटो दिल्ली फ्लाइट अब 75,000 रुपए की है, पहले 1,37,000 रुपए की थी। तो मतलब दबाव भी बन रहा था, हमने पहले भी चर्चा की। अब विदेशी कंपनियां कह रही हैं भाई, यूएई वाले कह रहे हैं एमिरेट्स को भी अलाउ करो, अमेरिका भी कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है कि हमारी फ्लाइट्स भी अलाउ करो। ये उसी का असर दिख रहा है आपको कि फैज़ नीचे आ रहे हैं, किराया नीचे आ रहा है?
देखिए, जो किराया बड़ा रखा गया था, इसके पीछे दो कारण थे जहां तक मेरी जानकारी है। पहला ये कारण था कि कैपेसिटी कम थी, सरकार भी नहीं चाहती थी कि बहुत मात्रा में लोग आए, केवल जिनको बहुत ही जरूरी है वो आए। और दूसरा, कहीं ना कहीं पे एयर इंडिया ने भी इसमें अवसर देखा कि हाँ, शायद मौके पर चौका लगा दिया कि कमाई का जरिया है, ठीक है। कमाई का जरिया है। अब हाँ। ये जो रिडक्शन हुई है, इसके पीछे एक कारण और भी है कि शायद डिमांड भी कम हो गई है इन सेक्टर्स पे। उतनी बड़ी मात्रा में शायद अब लोग ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो एक फंसा हुआ था वो तो निकल के आ गया। और अभी क्योंकि बाकी देखे जाए बिजनेस या कोई कॉमर्स या प्लेजर या उसके लिए तो बहुत ज्यादा ट्रैवल कोई हो नहीं नहीं जा रही। रहा। हाँ, सो इसलिए ये डिमांड फैक्टर भी है। और इवेंचुअली जब इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स आएंगी तो आप देखेंगे ये फेयर्स और घटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सिद्धार्थ, बहुत धन्यवाद एज संदीप। ऑलवेज सीधी सरल भाषा में आपने आज की खबरों का विश्लेषण किया। ये था आज का मनी मंत्र। नमस्कार।